बड़ी खबर इस वक्त की महाराष्ट्र के सोलापुर से आ रही है, जहां एक दर्दनाक हादसा हुआ है। बेकाबू कार ने 14 श्रद्धालुओं को रौंद दिया, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने आरोपी कार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीरों में भी आप देख पा रहे हैं जहां यह हादसा हुआ, किस तरह गाड़ी की हालत है। महाराष्ट्र सरकार ने पीड़ित परिवारों को 5-5 लाख मुआवजा देने का ऐलान किया। इस एक्सीडेंट में 8 लोगों की मौत हो गई, 6 घायल हैं। आरोपी कार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र के सोलापुर से आपको बता रहे हैं, जहां बेकाबू कार ने 14 श्रद्धालुओं को रौंद दिया। 8 की इसमें मौत हो गई, 6 लोग घायल हैं और आरोपी कार ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन तस्वीरों में इन गाड़ियों की हालत को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना भयावह रहा होगा। मौके पर अफरा तफरी, पुलिस ने आरोपी कार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। सोलापुर में, महाराष्ट्र के सोलापुर में यह दर्दनाक हादसा हुआ। बात कर लेते हैं बड़ी खबर की। महाराष्ट्र के सोलापुर में दर्दनाक हादसा हुआ है। बेकाबू कार ने 14 श्रद्धालुओं को रौंद दिया, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने आरोपी कार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने पीड़ित परिवारों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजे का भी ऐलान किया है। बड़ी जानकारी इस वक्त हम दे रहे हैं। महाराष्ट्र के सोलापुर में दर्दनाक हादसा हुआ, ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। बेकाबू कार ने 14 श्रद्धालुओं को रौंद दिया, जिसमें से 8 लोगों की मौत हो गई। चारों तरफ शव बिखरे हैं और सड़क पर चप्पल पड़ी है। कार के बोनट पर खून के निशान हैं। ये तस्वीरें इस कातिल कार की गवाही देने के लिए काफी है। हिट एंड रन का ये मामला महाराष्ट्र के सोलापुर में हुआ, जहां बेकाबू कार ने पंढरपुर जा रहे श्रद्धालुओं को रौंद दिया। कार की टक्कर इतनी जोरदार थी कि कई श्रद्धालु सड़क के नीचे दूर जा गिरे। कहीं शव पड़े तो कहीं लोगों की चप्पलें। कुछ लोगों के शव तो कार के चक्के के नीचे ही पड़े दिख रहे हैं। इस हादसे की खबर मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कई लोगों की सांसें उखड़ चुकी थी, बची थी तो बस चीख और पुकार। इस हादसे में जहां कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी, तो वहीं कुछ लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। पुलिस ने आरोपी कार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। मरने वालों में एक बच्चा समेत 5 महिलाएं भी शामिल हैं। सरकार ने मृतकों के घर वालों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, मोरबी पुल कांड में 134 लोगों की जान चली गई और नगर पालिका ने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। जिला प्रशासन बगले हाँक रहा है, तो वहीं राज्य सरकार खानापूर्ति में लगी हुई है। लेकिन अहम सवाल अब भी यही है कि असली गुनहगारों पर आखिर शिकंजा कब कसा जाएगा। दर्द है, आंसू है। मोरबी के मातम की ये तस्वीरें देखकर दुनिया सन्न रह गई। 10 सेकंड में 143 साल पुराना केबल ब्रिज डेथ ब्रिज बन जाएगा, यह किसी ने नहीं सोचा था। इस हादसे की कई खौफनाक तस्वीरें भी सामने आईं। उनमें एक तस्वीर में हादसे से ठीक पहले पुल पर कई युवक चहलकदमी करते देखे। हैंगिंग ब्रिज होने की वजह से लोग पुल को हिला भी रहे थे। पुल हिलाते हुए अचानक पुल टूटकर नीचे गिर गया। पुल के 2 टुकड़े हो गए और पलक झपकते पुल पर सवार लोग पानी में समाने लगे। तस्वीरें हैं जो रोंगटे खड़े करने वाली। मोरबी में केबल ब्रिज टूटने से 134 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। कईयों के घरों के चिराग बुझ गए, तो कई महिलाओं की कोख सूनी हो गई। खूब हो हल्ला मचा। रेस्क्यू के लिए सेना, एनडीआरएफ सब उतार दी गई। पुल की देखरेख करने वाली कंपनी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और एसआईटी गठित कर जांच शुरू कर दी गई। चीजें
एक एक चीज़ें यहाँ पर जो है वो नोट की जा रही हैं, और नोट इसलिए की जा रही हैं क्योंकि जब आप इनको नोट करेंगे तो बाद में इनका एनालिसिस किया जाएगा। पुलिस ने भी बड़ी चालाकी से उन लोगों को पकड़ा जो कंपनी के मालिक के इशारे पर वहां झूलते पुल के सिस्टम को चला रहे थे। पुल मैनेजर, 2 कॉन्ट्रैक्टर, 3 गार्ड, 3 टिकट कलर को पकड़कर अपना पीठ थपथपा रही है। आज हमने 9 लोगों को अरेस्ट किया है। ये 9 लोग कल हमने जो एफआईआर की थी उसके अंदर 304, 308 और 114 की जो धाराएं हैं उसके तहत हमने दाखिल किए थे। लेकिन अब भी अहम सवाल ये है कि देखरेख करने वाली कंपनी के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। इसके साथ ही उस कंपनी के मालिक क्यों अभी भी गिरफ्त के बाहर है। तो अब सवाल यह है कि क्या जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है वही इस कांड के लिए जिम्मेदार है या फिर ओरेवा कंपनी के मालिक भी है। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि मोरबी नगर पालिका के उपाध्यक्ष ने पहली बार एबीपी न्यूज से बातचीत में कंपनी के मालिक जयसुख पटेल का नाम लेकर उसे जिम्मेदार ठहराया। लाशें बिछ गई। मातम पसर गया। पूरा देश सदमे से रोता रहा। लेकिन जब कार्रवाई की बात आई तो सिस्टम को पुल के गार्ड आरोपी नजर आए। सिस्टम को कलर गुनहगार दिखाई पड़ा। वो दिखाई नहीं दिया जिसकी वजह से झूलता पुल मौत का पुल बन गया। जब एबीपी न्यूज ने इसकी पड़ताल की तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। मोरबी नगर पालिका के वाइस प्रेसिडेंट जयराम सिंह जडेजा ने एबीपी न्यूज से बातचीत में जयसुख पटेल का नाम लिया। कंपनी के जो एमडी है वो जयसुख भाई है। सुना आपने, जयसुख पटेल एमडी ओरेवा कंपनी। यही वो शख्स है जो ओरेवा कंपनी का मालिक है, जिसने नगर पालिका से बिना एनओसी लिए ही धूमधाम से फीता काटकर 24 अक्टूबर को पुल खोल दिया था। यही वो आदमी है जिसने मोरबी के डीएम को लिख कर दिया था कि अनहोनी की जिम्मेदारी इनकी होगी। कंपनी के जो एमडी है वो भी इन्होंने भी बोला था कि नहीं वो जो होगा वो अच्छी तरह से संभालेंगे और उन्होंने जो कमिटमेंट दिया था वो लिख के दिया है। मतलब कंपनी के एमडी का मतलब एमडी कौन है कंपनी? हाँ, वो जयसुख भाई है। जयसुख भाई हैं, वो जो इसके ओवरऑल मालिक हैं। हाँ। उन्होंने लिख के दिया है। वो एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट के अंदर वो है और जो हमारे इधर के कलेक्टर है, जिला कलेक्टर, उन्होंने जो उसके अंदर वो भी शामिल है। सब साथ में मिलकर एग्रीमेंट करके उनको दिया है। यानी डीएम को जयसुख पटेल की सब जानकारी थी, लेकिन अफसोस एफआईआर में जयसुख पटेल का नाम ही नहीं है। अब सवाल ये है कि सबूत के बावजूद ओरेवा कंपनी के मालिक पर एफआईआर क्यों नहीं? पुल खुलवाने वाले जयसुख का नाम एफआईआर से बाहर क्यों? जयसुख पटेल के दावे के बाद भी पुल टूटता है तो एफआईआर से उसका नाम गायब क्यों? एफआईआर से असली मालिक का नाम गायब और कारिंदों पर कार्रवाई, ऐसा क्यों? ये कुछ अहम सवाल हैं जिनमें छिपे हैं मौत के पुल के राज और मोरबी हादसे के जिम्मेदार के नाम। बात
पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की इमरान खान लॉन्ग मार्च के जरिए इस्लामाबाद की ईंट से ईंट बजाने निकले हैं और एक तरफ शरीफ पर सत्ता से बेदखल होने का खतरा मंडरा रहा है, तो दूसरी तरफ इमरान आईएसआई और भाजपा के खिलाफ तेजाबी तकरीरें भी कर रहे हैं। आखिर क्यों इमरान खान और अब पाकिस्तान की आर्मी के सामने डटकर खड़े हो गए हैं, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखते हैं। जिस मुल्क के बारे में ये नहीं पता कि अगले दिन वहां के तख्त-ओ-ताज पर मिलिट्री का राज होगा या फिर सेना के रहमो करम पर सत्तानशी सांस लेंगे, वो मुल्क आज अपने सबसे बड़े इम्तिहान से गुजर रहा है। जिन्ना के जिस देश में आर्मी की इजाजत के बगैर इस्लामाबाद की सियासी तकदीर तय नहीं होती, वो पाकिस्तान आज सियासी सफे पर 360 डिग्री घूमता दिखाई दे रहा है। रावलपिंडी से ऑर्डर लेने वाला पाकिस्तान आज नियाजी के लॉन्ग मार्च में अपने नए मुस्तकबिल को तलाशने लगा है। कम से कम तस्वीरों में तो यही नजर आ रहा है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इमरान खान ने वो कर दिया जो अभी तक पाकिस्तान का कोई हुक्मरान नहीं कर पाया। पाकिस्तान की उस रवायत को बदलने के लिए सड़कों पर निकल गए जिसमें नेताओं में आर्मी को गॉडफादर मानने वालों की होड़ लगी रहती थी। आर्मी ने अगर चाह लिया तो सत्ता की कुर्सी, वरना सलाखें इंतजार करती थी। सोचिए, जिन इमरान खान पर पाकिस्तानी आर्मी और जनरल बाजवा की कठपुतली होने का इल्जाम लगा करता था, उन्होंने अब खुले तौर पर पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई को चैलेंज कर दिया। यकीन ना आए तो उनके ये बयान सुन लीजिए। ये चोर अपने अरबों रुपए के करप्शन के केसेस माफ करवा रहे हैं, तो मैं अपनी एस्टेब्लिशमेंट से पूछता हूं कि पहले तुम ही कहते थे ये चोर हैं, ये डाकू हैं। मुशर्रफ ने इन दोनों को निकाला था चोरी पे, और अब इनको हमारे ऊपर मुसल्लत करके कहते हैं कि इनको कबूल कर लो, और जो इनके सामने खड़ा होता है उसके ऊपर जुल्म और तशद्दुद। सहाफियों के ऊपर जिस तरह की धमकियां, तशद्दुद, मुल्क से बाहर जा रहे हैं। आज फिर 2 सहाफी मोहित पीरजादा मुल्क से बाहर चले गए हैं। 28 अक्टूबर से इमरान खान अपनी पार्टी के वर्कर्स के साथ पाकिस्तान में लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। लाहौर की सड़कों से निकलकर इस्लामाबाद तक अपने मार्च को ले जाने का प्लान है, लेकिन अभी तक इमरान खान सिर्फ सियासतदानों को कोसा करते थे। शहबाज शरीफ समेत भुट्टो खानदान पर तीखे हमले करते थे, मगर अब उनके टारगेट पर पाकिस्तान की हुकूमत चलाने वाले पर्दे के पीछे के वो असली खिलाड़ी हैं जिन्होंने कभी इमरान को बनी गाला से उठाकर इस्लामाबाद के प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बिठाया था। इमरान खान खुलेआम जर्नलिस्ट की मौत को लेकर जनरल बाजवा एंड कंपनी को टारगेट करते हैं, उनके बारे में पब्लिक के सामने खुलकर बोलते हैं। ये कौम कभी नहीं भूलेगी इस मुल्क का नंबर 1 सहाफी अरशद शरीफ शहीद, जो राय हक पे खड़ा था और जिसको धमकियां मुंह बंद करवाया गया, चैनल से निकाला गया और बाहर उसको जाके शहीद किया। इमरान के लॉन्ग मार्च का पूरा प्रोग्राम पहले से तय है, लेकिन जैसे ही इसकी तस्वीरें पाकिस्तान की मीडिया चैनल्स में आईं, खान साहब के वीडियो सर्कुलेट होने शुरू हो गए। शहबाज सरकार ने इमरान को ब्लैकआउट करने का फरमान सुना दिया, बाकायदा ऑर्डर जारी करवा दिया कि इमरान की रैली और बयानों को पाकिस्तान के चैनल न सुनाएंगे न दिखाएंगे, कोई लाइव कवरेज नहीं होगी। इसका मतलब साफ है, इमरान के लॉन्ग मार्च ने इस्लामाबाद में तब्दीली का इशारा कर दिया। इमरान जानते हैं कि अगर सिर्फ करप्शन की बात करेंगे तो पाकिस्तान की आवाम पर इसका कोई ज्यादा असर नहीं होने वाला, इसलिए वो अपने भाषणों में, पब्लिक मीटिंग में लगातार उस जगह हमला कर रहे हैं जहां पाकिस्तान की फौज को सबसे ज्यादा दर्द हो रहा है। इमरान खान की बातें फौजी हुक्मरानों के लिए नया सिरदर्द बन चुकी हैं। शायद इसलिए आईएसआई और फौज सेम पेज पर आकर इमरान की बातों को अपने पुराने पैंतरों से काउंटर करने की कोशिश में लग गए। वो वाकई आपकी नजर में गद्दार है, आपकी सोच में गद्दार है, तो फिर आज भी उनसे पसे पर्दा क्यों मिलते हैं? मुझे आपके मिलने पे एतराज नहीं है, आप मिलिए, ये हमारा फर्ज है इस मुल्क के हर शहरी की आवाज़ पे लब्बैक कहना। लेकिन ये ना करें कि आप रात की खामोशी में बंद दरवाज़ों के पीछे हमें मिलें, अपनी आईनी गैर आईनी ख्वाहिशात का इजहार करें, वो भी आपका हक है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि दिन की रोशनी में उसी बंदे को आप गद्दार कहें। पाकिस्तान की जान, ये इमरान के लॉन्ग मार्च का प्रेशर नहीं तो भला क्या है? आईएसआई के जो अफसर कभी सामने नहीं आते वो अब आवाम के सामने आने को मजबूर हो चुके हैं।
पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में ऐसा ट्विस्ट और टर्न पहले कभी नहीं देखने को मिला। इसलिए अब एक बार फिर मुशर्रफ वाले एपिसोड के रिपीट टेलीकास्ट होने की बातें दबी जुबान में कही जाने लगी। फर्क सिर्फ इतना है कि नवाज को हटाकर तब मुशर्रफ ने सत्ता संभाली थी, अब वर्दी बाजवा ने पहनी है और नवाज की कुर्सी पर उनके छोटे भाई शहबाज शरीफ हैं। लेकिन खान साहब का कॉन्फिडेंस वाला मीटर 7वें आसमान पर है। मैं कोई किसी मिलिट्री डिक्टेटर की नर्सरी में नहीं पला। मैं जुल्फिकार अली भुट्टो की तरह अयूब खान को डैडी नहीं कहता था। मैं उसकी कैबिनेट में नहीं 8 साल गुजारे। और मैं नवाज शरीफ की तरह जो जनरल जिलानी जिसके घर बनाने में सरिया लगाता था और सरिया लगाते लगाते जनरल जियाउल हक के घुटने गोडे दबा के वजीर आला बना। मैं कोई किसी से ये ना किसी के साथ किसी के पैर पकड़े ना किसी की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में जाके किसी की मिन्नतें की। मैं अपनी अवाम की ताकत पे आया हूं। शहबाज शरीफ को इमरान के सपोर्ट का अंदाजा है, लिहाजा इमरान का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद ना पहुंचे, इसके लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जगह जगह कंटेनर लगा दिए गए हैं। मकसद सिर्फ एक है, किसी भी कीमत पर खान साहब और उनके साथ मौजूद लोगों का हुजूम पाकिस्तान के सेंसिटिव एरिया ग्रीन जोन तक न पहुंचे। मगर नियाजी भी इरादे के पक्के हैं। साफ साफ अल्टीमेटम दे दिया, कह दिया अगर बात मानोगे तो ठीक, वरना पाकिस्तान का भी वही हाल होगा। उसी तरह की तस्वीरें नजर आएंगी जैसी श्रीलंका में दिखाई दी थी। जब वे पब्लिक देखेंगे मजबूर हो जाएंगे इलेक्शन के लिए, क्योंकि ये देखें या आप 2 रास्ते हैं, या आप पुरअज़म तरीके से लोगों को साथ ले जाके अवाम की राय वो दिखा सकते हैं, और या फिर वो जो श्रीलंका में हुआ और वो इतना बड़ी आबादी है तो कंट्रोल से बाहर चली जाएगी। तो चेंज तो आना है। क्या सॉफ्ट रेवोल्यूशन, पुरअमन इनकलाब आना है, या जो दूसरा है वो तबाही मचाने वाला। हालांकि इमरान के लॉन्ग मार्च के तीसरे दिन से पहले एक और खबर पाकिस्तान में तेजी से वायरल हुई, खूब सर्कुलेट हुई। ये कहा जाने लगा कि इमरान और शहबाज शरीफ के बीच बातचीत हो गई। इमरान खान लॉन्ग मार्च को आगे नहीं बढ़ाएंगे। इस बात को तब और ज्यादा हवा मिली जब इमरान का काफिला उनका लॉन्ग मार्च रात में आगे नहीं बढ़ा। रात को इमरान लाहौर में ही रहे। मगर इमरान ने तुरंत सफाई दी, कहा शहबाज से नहीं, शहबाज को चलाने वालों से मिलने गया था। आर्मी एस्टेब्लिशमेंट से मिला और जाकर अपनी बात कही। कहता जी मैंने पैगाम भिजवाया, और शहबाज शरीफ तुम्हारे पास मैं क्यों पैगाम भिजवाऊंगा? मैं उनसे बात की जो तुम्हें इशारों पे चलाते हैं, और मैंने बात एक की कि मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन करवाओ, और कोई दूसरी बात नहीं की। मैं वो हूं, सुन लो पाकिस्तानियों, गौर से सुनो, मैं वो पाकिस्तान का सियासतदान हूं जिसने 22 साल अवाम में जाके छोटी सी पार्टी से मेहनत अवाम को अपना बयानिया समझा के एक बड़ी पार्टी बनाई, और आज सबसे बड़ी पार्टी है माशाल्लाह पाकिस्तान में। असल में इमरान को सबसे ज्यादा दुख और तकलीफ इस बात से है कि जब बतौर वजीर आजम वो सत्ता में थे, तब उनके खिलाफ जब नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था, तब आर्मी ने उनका सपोर्ट नहीं किया, उन्हें बैक नहीं किया। इतना ही नहीं, आरोप तो ये भी लगाते हैं कि अमेरिका के साथ उनके खिलाफ ऐसी डील हुई जिसमें उनकी कुर्सी चली गई। इसलिए नियाजी कह रहे हैं अमेरिका से नहीं डरता, अब मुल्क की आवाम साथ है, चाहे कोई कुछ कर ले। प्रधानमंत्री मोदी की बात करें तो आज पीएम मोदी पीड़ित परिवारों का दर्द बांटने के लिए मोरबी पहुंचने वाले हैं, जिसके लिए तैयारियां चल रही हैं। लेकिन कांग्रेस को ये तैयारी रास नहीं आ रही। ये रिपोर्ट देखिए। पुल टूटा और सब सीधा नीचे पानी में गिर गए। दर्द का ये पहाड़ है, आंसुओं का सैलाब है, मातम की चीख पुकार है।
मैनमेड हादसे के बाद केंद्र सरकार ने लोगों को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी, जिससे कई लोगों की जान बचाई जा सकी। सेना, नेवी, एयरफोर्स सब नदी में डूबते लोगों के लिए मसीहा बनकर सामने आए। लेकिन जख्म इतना गहरा है कि जल्दी भरने वाला नहीं। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने पीड़ित परिवारों का दर्द बांटने के लिए उनके बीच जाने का फैसला लिया और आज दोपहर में वो मोरबी पहुंचेंगे। पीएम मोदी के मोरबी पहुंचने से पहले ही प्रशासन हरकत में दिखा और सिविल अस्पताल को दुरुस्त करने में जुट गया। रंगों की पुताई के अलावा जहां जहां टाइल्स टूटी थी उसकी मरम्मत की गई, जिसकी कुछ तस्वीरें भी आईं। वहीं कांग्रेस ने इसे मुद्दा बना लिया। कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा, पीएम मोदी मोरबी के सिविल अस्पताल जाएंगे, उसके लिए अस्पताल का रंग रोगन इत्यादि युद्ध स्तर पर हो रहा है। चमचमाती दीवारें और नई टाइलों से सुसज्जित अस्पताल में घायल शायद बेहतर महसूस करें। यही उम्मीद होगी। मोरबी त्रासदी में करीब 200 लोगों की मौत की खबर है। मोरबी के सिविल हॉस्पिटल में रंग रोगन किया जा रहा है, टाइल्स, नई टाइल्स लगाई जा रही हैं। क्यों? क्योंकि मोदी जी घायलों का हालचाल पूछने आ रहे हैं। संवेदना, थोड़ी सी संवेदना अगर होती तो इवेंट नहीं बनाते आप इसको। मातम के बीच अस्पताल में रंगाई पुताई पर विपक्ष ने सवाल उठा दिए। वहीं राज्य सरकार ने मोरबी में मारे गए 134 की याद में 2 नवंबर को राजकीय शोक घोषित किया है। बड़ी खबर आपको बता रही है लगातार गुजरात के मोरबी से, जहां मौत का ऐसा मंजर कभी नहीं देखा। मौत का मंजर ऐसा था, मातम ऐसा था कि पूरा देश शोक के समंदर में डूब गया। एक लापरवाही ने 134 लोगों की जान ले ली। पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार जरूर कर लिया है, लेकिन सवाल यह है कि पीड़ित परिवारों के आंसुओं का आखिर हिसाब कौन देगा। इस दर्द का जिम्मेदार कौन है? कौन है जिसने खुशी को मातम में बदल दिया? किसकी वजह से लोगों ने अपनों को खो दिया? उन गुनहगारों को दुनिया के सामने लाना जरूरी है जिन्होंने बेइंतहा दर्द बांटा है। जामनगर के इस परिवार के 7 लोग इस हादसे में छिन गए। मरने वालों में 4 बच्चे शामिल हैं। परिवार पर तो दुख का पहाड़ टूट पड़ा। इस परिवार को आंसू देने वाला कौन है? यह है मनीषा चौहान का परिवार। मनीषा की मौत भी मोरबी में झूलता पुल टूटने से हुई। इस मां के दर्द का हिसाब कौन देगा? चश्मदीदों की जुबानी सुनिए कैसे लालच और लापरवाही के दानव ने परिवारों की खुशियों को निगल लिया। धीरज अपने भतीजों को पुल घुमाने ले गए थे, लेकिन पुल टूटा और भतीजे बह गए। अचानक क्या हुआ कि पुल नीचे बैठ गया, सीधा हम पानी में जा गिरे। पूरा परिवार आपके साथ में था? जो भतीजे थे वो दोनों अब नहीं रहे। टिकट लेकर के आप लोग गए होंगे? हाँ, टिकट लेकर गए। पैसा दिया होगा टिकट? हाँ, पैसा दिया, 17 रुपये एक टिकट का और बच्चे का 12 रुपये। भीड़ थी पुल पे काफी? पुल पे काफी भीड़ थी, पूरा पुल भरा हुआ था। सिद्दीकी के सीने पर बोझ है क्योंकि उनकी आंखों के सामने मासूमों की मौत हुई थी। ये सीन बुरे सपने की तरह उनकी आंखों के आगे घूम रहा है। बच्चे सब लाश यहाँ से जा रही थी। मेरे बाजू में मैं भी कुछ नहीं कर नहीं पा रहा था। मैं भी ऐसे
खड़ा था पकड़ के। वो बच्चे गिरने के बाद डूब गए होंगे। डूब गए। यह हादसा और बड़ा होता अगर कुछ लोगों ने अपनी जान जोखिम में ना लगाई होती। उन्होंने कितने ही लोगों को बचाया। पुलिस ने बोला तुमको तैरने आता है, हमने बोला सर आता है। और थोड़ी बार हमने बोला कि तुम जाओ तो अंदर, तो मैं थोड़ी बार गया उधर, एक घंटा रुका था अंदर, सबको आराम से लेके सबको पुल पे चढ़ा के बाहर निकाला सबको। तो जब अंदर गए तो कितने लोग आपको दिख रहे थे वहाँ? सर आश्रय हम अंदर गए तो 150 लोग तब दिख रहे थे हमको। हम पूरा पुल हम टूटा, अंदाजे से 150 लोग करीब आपको दिख, हाँ, जो अंदर गिरे हुए थे। हाँ अंदर गिरे हुए थे सर, इतना दिख रहे थे हम। बच्चे भी थे उसमें? सर बच्चे छोटे ज़्यादा बच्चा था, छोटे सब हमको बचाओ इधर गले लग जाएंगे। और थोड़े आराम से हमने सबको बाहर निकाला। तैर करके आप गए और फिर निकाल के बाहर? हाँ सर। साथ में 10-11 लोग और भी? 10-11 लगे और भी थे। सारे लोकल लोग थे। जब तक मेरे सभी हाथ पैर चल रहे थे तब तक 2-3 लोगों को मैंने निकाला। आपने 2-3 लोगों को निकाला भी? इस चोट के बाद भी निकाला? इस हादसे ने किसी को नहीं छोड़ा। राजकोट से बीजेपी सांसद मोहन भाई कल्याण जी कुंदारिया के 12 रिश्तेदार भी इस हादसे में मारे गए। मेरा परिवार का, मेरी बहन है छोटी, जो हमारा जमाई जीजा जी है, उसका ब्रदर है, उसकी 4 बेटियां हैं, 3 जमाई है और 5 बच्चे हैं। सर कुल कितने लोग हुए इसमें? 12 लोग। 12 लोग। वो तो मालूम नहीं पड़ेगा, तपास कर रहे हैं सब। नाइट आके यहाँ काम किया है रेस्क्यू का, सब डेड बॉडी ढूंढने के लिए प्रयत्न चालू है अभी। ऐसे में सवाल है, इसे हादसा कहा जाए या हत्या कहा जाए? आखिर मोरबी का मुजरिम कौन है? कौन है जिसने मोरबी में शमशानों को भर दिया? गुजरात के शहर मोरबी में जो हादसा हुआ उसकी गूंज आज शहर के तमाम शमशान घाटों और कब्रिस्तानों में सुनाई दे रही है। पूरा शहर गम के सैलाब में डूबा हुआ है, पूरे शहर में मातम है। हम इस वक्त सोनापुरी शमशान में हैं और यहाँ पर भी जो लोग कल जिनका निधन हुआ था, जो 2 लोग डूबने से जिनकी मृत्यु हुई थी हादसे में, उनकी यहाँ चिता जल रही है। जैसे जमीन पर लेटा के भी आपको हमने देखा, वहाँ भी हमने सुबह क्लीन करवाया। ऐसे एक्स्ट्रा बेड लगा के सबको अपने हिंदू संस्कृति और मुस्लिम संस्कृति के हिसाब से अंतिम संस्कार कर रहे हैं। शाम 5 बजे तक मरने वालों का आंकड़ा 134 पर पहुंच गया था। 177 लोगों का रेस्क्यू किया गया। हालांकि पुल पर कितने लोग थे इसका सही आंकड़ा अब तक सामने नहीं आया है, पर 500 से लेकर 1000 लोगों के पुल पर होने की बात कही जा रही है। पूरे मोरबी में इस वक्त मातम पसरा है। मरने वालों से कहीं न कहीं लोग जुड़े थे। पूरा बाजार बंद है, सन्नाटा है। पूरा मार्केट जो मुख्य बाजार है इस शहर का बंद है। तमाम लोगों ने उन परिवारों के गम में अपनी सहानुभूति जोड़ने के लिए, उन परिवारों के साथ उनका गम बांटने के लिए अपनी दुकानें यहाँ पर बंद रखी हैं। पूरे मोरबी के किसी भी गली में आप जाएंगे तो वहाँ ऐसा ही सन्नाटा पसरा नजर आएगा। बहुत दुख हुआ है, बच्चे छोटे मर गए, सब बाजार बंद है। आखिर पुल ढह कैसे गया, आखिर हुआ क्या, ये दिखाती हैं ये 15 सेकंड की तस्वीरें। इन 15 सेकंड में देखते ही देखते पुल पानी में ढह गया। पुल पर लोग खड़े नजर आ रहे थे, लेकिन अचानक ही मौत इन लोगों पर कहर बनकर टूट पड़ी। इसके बाद तो हर तरफ चीख पुकार मच गई। अस्पताल में पीड़ितों को ले जाया गया, जहां हर किसी के पास दहशत और दर्द के अपने किस्से थे। का पानी नहीं दिखा, ऊपर देखा ना तो सब आदमी गिर रहे थे वहाँ से, ऐसा देखा, दूसरा नहीं देखा। पुल गिर गया, पुल गिर कर आबाजू से गिरा तो हम इधर थे और हमने झाड़ी पकड़ ली और झाड़ी पकड़ के हम निकल गए धीरे धीरे बाहर। नीचे मच्छू नदी थी जिसका चौड़ा पाट आप देख सकते हैं। रात को ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, लेकिन इतने बड़े इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना आसान नहीं था। ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों में आपको हादसे की भयावहता नजर आएगी। नदी के किनारे सुरक्षा बल खड़े हैं, पानी में नावों के जरिए बचाव अभियान चल रहा है। साथ ही देखिए
पुल के टूटे हुए तार जो हवा में लटके हुए नजर आ रहे हैं। कल इस समय यहाँ पर चहल पहल रही होगी क्योंकि शाम को 6:30 बजे ये भयानक हादसा होता है। कल यहाँ पर चहल पहल रही होगी। अगर उस समय ओरिवा जो ग्रुप है जिसको जिम्मेदारी दी गई है, अगर उसके लोगों की ओर से स्ट्रेंथ से ज्यादा लोगों को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जाती तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। नदी में पानी का जलस्तर कम करने के लिए चेक डैम भी तोड़ा गया। ये तस्वीरें सामने देख सकते हैं आप, जेसीबी के जरिए इस चेक डैम को तोड़ा जा रहा है और जैसे जैसे ये डैम टूट रहा है वैसे वैसे पानी यहाँ से बह करके आगे जा रहा है। यानी कि पानी का जो प्रवाह है उसको कम करने के लिए, यहाँ से पानी आगे जाए इसके लिए कंटिन्यू यहाँ पर ये प्रक्रिया चल रही है चेक डैम को तोड़ने की। और देखिए बीच का हिस्सा जो है उसको तोड़ चुके हैं। सवाल यह है कि आखिर इस दर्द को, इस मातम को क्या टाला नहीं जा सकता था? आखिर सिस्टम सोता क्यों रह गया? आखिर कौन था जिसने इस हादसे को न्योता दिया? अगले कुछ मिनटों में हम लालच और लापरवाही के उस जाल का पर्दाफाश करेंगे जो इस हादसे के लिए जिम्मेदार है। बात करते हैं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब हैदराबाद पहुंच चुकी है। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस यात्रा में शामिल होंगे। तो आज भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होंगे। बता दें आपको, पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद इस यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं खड़गे। अध्यक्ष बनने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे पूरी तरह से एक्शन में आ गए हैं। आज राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। खड़गे के पदयात्रा से जुड़ी जानकारी देते जयराम रमेश ने कहा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। खड़गे आज दोपहर हैदराबाद पहुंचेंगे और यात्रा में शिरकत करेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 1/3 हिस्सा पूरा कर चुकी है। फिलहाल तेलंगाना में होकर यात्रा गुजर रही है, हैदराबाद के करीब पहुंच चुकी है। 54वां दिन है आज भारत जोड़ो यात्रा का। तस्वीरों में आप राहुल गांधी को देख सकते हैं, पद यात्रा कर रहे हैं। राहुल गांधी की यात्रा हैदराबाद तक पहुंच चुकी है। यात्रा के दौरान राहुल गांधी ऐतिहासिक चार मीनार का दौरा करेंगे। खड़गे ऐतिहासिक चार मीनार से ही पद यात्रा में शामिल होंगे। अध्यक्ष बनने के बाद खड़गे पहली बार भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े हैं। मोरबी पुल कांड में 134 लोगों की जान चली गई। अब तक 9 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। नगर पालिका ने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। जिला प्रशासन बगले हाँक रहा है। राज्य सरकार खाना पूर्ति में लगी है, लेकिन अहम सवाल अब भी बना हुआ है कि असली गुनहगारों पर शिकंजा कब कसा जाएगा। दर्द है, आंसू। मोरबी के मातम की ये तस्वीरें देखकर दुनिया सन्न रह गई। 10 सेकंड में 143 साल पुराना केबल ब्रिज डेथ ब्रिज बन जाएगा, यह किसी ने नहीं सोचा था। इस हादसे की कई खौफनाक तस्वीरें भी सामने आई। उनमें एक तस्वीर में हादसे से ठीक पहले पुल पर कई युवक चहलकदमी करते देखे। हैंगिंग ब्रिज होने की वजह से लोग पुल को हिला भी रहे थे। पुल हिलाते हुए अचानक पुल टूटकर नीचे गिर गया। पुल के 2 टुकड़े हो गए और पलक झपकते पुल पर सवार लोग पानी में समाने लगे। तस्वीरें हैं जो रोंगटे खड़े करने वाली। मोरबी में केबल ब्रिज टूटने से 134 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। कईयों के घरों के चिराग बुझ गए तो कई महिलाओं की कोख सूनी हो गई। खूब हो हल्ला मचा। रेस्क्यू के लिए सेना, एनडीआरएफ सब उतार दी गई। पुल की देखरेख करने वाली कंपनी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और एसआईटी गठित कर जांच शुरू कर दी गई। चीजें
एक एक चीज़ें यहाँ पर जो है वो नोट की जा रही हैं, और नोट इसलिए की जा रही हैं क्योंकि जब आप इनको नोट करेंगे तो बाद में इनका एनालिसिस किया जाएगा। पुलिस ने भी बड़ी चालाकी से उन लोगों को पकड़ा जो कंपनी के मालिक के इशारे पर वहां झूलते पुल के सिस्टम को चला रहे थे। पुल मैनेजर, 2 कॉन्ट्रैक्टर, 3 गार्ड, 3 टिकट कलर को पकड़कर अपना पीठ थपथपा रही है। आज हमने 9 लोगों को अरेस्ट किया है। ये 9 लोग कल हमने जो एफआईआर की थी उसके अंदर 304, 308 और 114 की जो धाराएं हैं उसके तहत हमने दाखिल किए थे। लेकिन अब भी अहम सवाल ये है कि देखरेख करने वाली कंपनी के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। इसके साथ ही उस कंपनी के मालिक क्यों अभी भी गिरफ्त के बाहर है। और अब सवाल ये कि क्या जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है वही इस कांड के जिम्मेदार हैं या फिर ओरेवा कंपनी के मालिक भी हैं। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि मोरबी नगर पालिका के उपाध्यक्ष ने पहली बार एबीपी न्यूज से बातचीत में कंपनी के मालिक जयसुख पटेल का नाम लेकर उन्हें जिम्मेदार ठहराया है। लाशें बिछ गई। मातम पसर गया। पूरा देश सदमे से रोता रहा। लेकिन जब कार्रवाई की बात आई तो सिस्टम को पुल के गार्ड आरोपी नजर आए। सिस्टम को कलर गुनहगार दिखाई पड़ा। वो दिखाई नहीं दिया जिसकी वजह से झूलता पुल मौत का पुल बन गया। जब एबीपी न्यूज ने इसकी पड़ताल की तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। मोरबी नगर पालिका के वाइस प्रेसिडेंट जयराम सिंह जडेजा ने एबीपी न्यूज से बातचीत में जयसुख पटेल का नाम लिया। कंपनी के जो एमडी है वो जयसुख भाई है। सुना आपने, जयसुख पटेल एमडी ओरेवा कंपनी। यही वो शख्स है जो ओरेवा कंपनी का मालिक है, जिसने नगर पालिका से बिना एनओसी लिए ही धूमधाम से फीता काटकर 24 अक्टूबर को पुल खोल दिया था। यही वो आदमी है जिसने मोरबी के डीएम को लिख कर दिया था कि अनहोनी की जिम्मेदारी इनकी होगी। कंपनी के जो एमडी है वो भी इन्होंने भी बोला था कि नहीं वो जो होगा वो अच्छी तरह से संभालेंगे और उन्होंने जो कमिटमेंट दिया था वो लिख के दिया है। मतलब कंपनी के एमडी का मतलब एमडी कौन है कंपनी? हाँ, वो जयसुख भाई है। जयसुख भाई हैं वो जो इसके ओवरऑल मालिक हैं। उन्होंने लिख के दिया है। वो एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट के अंदर वो है। और जो हमारे इधर के कलेक्टर है, जिला कलेक्टर, उन्होंने जो उसके अंदर वो भी शामिल है। सब साथ में मिलकर एग्रीमेंट करके उनको दिया है। यानी डीएम को जयसुख पटेल की सब जानकारी थी, लेकिन अफसोस एफआईआर में जयसुख पटेल का नाम ही नहीं है। अब सवाल ये है कि सबूत के बावजूद ओरेवा कंपनी के मालिक पर एफआईआर क्यों नहीं? पुल खुलवाने वाले जयसुख का नाम एफआईआर से बाहर क्यों? जयसुख पटेल के दावे के बाद भी पुल टूटता है तो एफआईआर से उसका नाम गायब क्यों? एफआईआर से असली मालिक का नाम गायब और कारिंदों पर कार्रवाई, ऐसा क्यों? ये कुछ अहम सवाल हैं जिनमें छिपे हैं मौत के पुल के राज और मोरबी हादसे के जिम्मेदार के नाम।
मोरबी के लोगों का मानना है कि खराब प्रबंधन की वजह से यह हादसा हुआ। मोरबी के रहने वाले आनंद जोशी का कहना है कि वो कई दफा इस पुल पर जा चुके हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं लगा कि पुल गिर जाएगा। मेरी उम्र तकरीबन 51 साल है और बचपन से यहीं पर पले बड़े हुए। इस पुल पर तकरीबन हम 50 नहीं तो 100-200 बार निकल चुके होंगे। अभी तक कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, क्योंकि इतना मजबूत तरीके से ये बनाया गया है। इसके आज जो टूटा हुआ है वो तो अलग बात है, लेकिन तकरीबन इसको देखते और कई बार गेस्ट को लेके आते हैं तो इसकी मजबूताई को लेकर ही हम बहुत सारी बातें करते हैं कि इतना 140 साल से बड़ा पुल है और ये कभी टूट भी नहीं सकता और बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाया गया है। हम जब छोटे छोटे थे तो तकरीबन हमें याद है कि एक टाइम था कि 20 लोग या 30 लोग से ज़्यादा लोग को जाने नहीं देते थे। एक बार एंट्री हुई तो 20-30 लोग गए, दूसरी ओर से 20-30 लोग निकलेंगे, उसके बाद ही फिर से कोई टिकट दिया जाता था। लेकिन आज की जो ये हालत है ये बहुत ही शर्मजनक कही जा सकती है, दुखदायक कही जा सकती है कि इतने सारे लोग एक मिसमैनेजमेंट की वजह से हमारी ओर से चले गए। हमारे अपने लोग थे और हमारी ओर से चले गए, तो ये बहुत पीड़ादायक और दुखदायक है। देखिए, मोरबी में झूला पुल टूटा तो विपक्ष सियासी झूले में झूलने लगा। विपक्ष ने बीजेपी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी सवाल उठाए हैं। एक 134 लोगों की मौत के गुनहगार को सजा दिलाने से ज्यादा सियासी दलों की दिलचस्पी आपसी खींचतान में नजर आई। विपक्ष के निशाने पर गुजरात सरकार है, जबकि बीजेपी को इसमें साजिश नजर आती है। इसी बीच पीएम मोदी इस हादसे पर भावुक हो गए, वहीं राहुल गांधी इस पर राजनीति न करने की सलाह दी। शायद ही जीवन में बहुत कम ऐसी पीड़ा मैंने अनुभव की होगी। I don't want to politicize this incident. लेकिन गुजरात चुनाव से पहले इस हादसे ने राजनीतिक दलों को बड़ा मुद्दा बना दे दिया है। यही नहीं, बंगाल चुनाव में पीएम मोदी के एक भाषण को लेकर सवाल पूछा जा रहा है कि क्या ये हादसा एक्ट ऑफ गॉड है। इतना बड़ा ब्रिज टूट गया तो क्या कहते हैं ये लोग? ये कहते हैं ये तो एक्ट ऑफ गॉड है। दीदी, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है, फ्रॉड। स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए इमीडिएटली इंक्वायरी बिठवाए इसकी किन परिस्थितियों में। अभी ये मैंने सुना नया ब्रिज की रिनोवेशन हुआ था पुल का, और क्या कारण है कि अचानक ये गिर गया। अब विपक्ष यही सवाल बीजेपी की गुजरात सरकार से पूछ रहा है। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने ट्वीट कर घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल का ठेका देने पर सवाल खड़ा किया तो बीजेपी भड़क गई और उसने पुल टूटने के पीछे किसी साजिश की आशंका बता दी। ये संजोग है या साजिश है, ये षड्यंत्र है, जांच के पहले कहना ये उचित नहीं होगा। मोरबी हादसे में विपक्ष हमलावर है और गुजरात सरकार घेरे में है। जाहिर है बीजेपी के चुनाव अभियान में इस हादसे से डेंट लग सकता है। गुजरात के मोरबी में मातम है और पूरा देश दर्द में डूबा हुआ है। गुजरात सरकार ने 2 नवंबर को राजकीय शोक घोषित किया है, तो वहीं गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश तक मोरबी हादसे में मारे गए लोगों के लिए कैंडल मार्च निकाला गया और मृतकों के लिए प्रार्थना की गई। हाथ में कैंडल लाइट और श्रद्धांजलि का पोस्टर लिए ये लोग गुजरात के मोरबी में हुए हादसे पर शोक जता रहे हैं। पूरा देश गम में डूबा हुआ है। वाराणसी में गंगा घाट पर प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ। लोगों ने हाथ में कैंडल लेकर मोरबी हादसे में मारे गए परिवारों के लिए प्रार्थना की। तो वहीं मोरबी में अस्पताल के बाहर लोगों ने कैंडल जलाए। यूपी के अलीगढ़ में भी कैंडल मार्च निकाला गया। वाराणसी के गंगा घाट पर होने वाली दिव्य और भव्य आरती कल मोरबी को समर्पित की गई। आरती के दौरान मोरबी में मारे गए परिवारों के लिए दुआ की गई और 2 मिनट का मौन भी रखा गया। ये आरती भी उन्हीं को समर्पित है, उनकी आत्मा की शांति के लिए, कि भगवान उनको आत्मा की शांति दे और उनके परिवार को सांत्वना मिले।
फिलहाल हर कोई पीड़ित परिवारों के लिए प्रार्थना कर रहा है और उम्मीद है कि पीड़ित परिवारों को न्याय जरूर मिलेगा। नमस्ते भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल देख लीजिए एबीपी न्यूज पर आगे आपके लिए क्या है खास। Coming up presented by Jovi's Herbal Glow Naturally Bloom Daily. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसी रैली करने जा रहे हैं जिसके जरिए एक साथ 3 राज्यों के वोटर्स को वो साधेंगे। राजस्थान के मानगढ़ में आदिवासी सम्मेलन में शामिल होंगे। बता दें कि मानगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी के क्या मायने हैं, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदिवासियों की शहादत स्थली राजस्थान के मानगढ़ धाम जाएंगे। मानगढ़ में पीएम मोदी आदिवासी सम्मेलन में शामिल होंगे, बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा के सियासी मायने हैं, लिहाजा मोदी के मानगढ़ दौरे की अहमियत काफी बढ़ गई है। मानगढ़ में मोदी के जनसभा का असर 3 राज्यों में पड़ेगा। पीएम मोदी राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के 99 सीटों को साधने की कोशिश करेंगे। बीजेपी का फोकस आदिवासी सीटों पर है। गुजरात में इसी साल चुनाव होने वाला है। अगले साल राजस्थान और मध्य प्रदेश में चुनाव होगा, लिहाजा मानगढ़ में पीएम की मौजूदगी ने विरोधियों को परेशान कर दिया है। आदिवासियों पर अत्याचार और उत्पीड़न की घटनाएं हो रही, तो गुमराह करने के लिए इस तरह आयोजन करते हैं ताकि गुमराह किया जा सके और उनको कहीं न कहीं चुनाव का उसका फायदा लिया जा सके। लेकिन आदिवासी वर्ग सच्चाई जानता। मानगढ़ में पीएम मोदी की होने वाली रैली में मध्य प्रदेश और गुजरात के मुख्यमंत्री के साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद रहेंगे। मानगढ़ धाम आदिवासियों का आस्था और भक्ति का बड़ा केंद्र है। इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग कहा जाता है। 17 नवंबर 1913 में ब्रिटिश सेना ने मानगढ़ धाम की पहाड़ी को घेर कर अंधाधुंध गोलीबारी की थी, जिसमें 1500 आदिवासी शहीद हो गए थे। देश की आजादी के लिए संत गोविंद गुरु के नेतृत्व में आदिवासियों ने जान दी थी। आदिवासियों के इस धाम को जो पहचान मिलनी चाहिए थी, वो अब तक नहीं मिली है। माना जा रहा है कि मोदी के दौरे के दौरान मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक बनाने की घोषणा हो सकती है। सम्मेलन में भाग लेने के लिए पीएम मोदी सुबह 10:50 पर मानगढ़ धाम पहुंचेंगे। रैली की तैयारी पूरी हो चुकी है। प्रधानमंत्री जी मानगढ़ आ रहे हैं गुरु गोविंद को श्रद्धांजलि देने के लिए। ये जो कार्यक्रम है, जैसे मैंने पहले कहा, ये सियासत का कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। खबर महाराष्ट्र से, जहां निवेश को लेकर शिंदे और महाविकास आघाड़ी के बीच आरोप प्रत्यारोप की सियासत तेज हो गई है। महाराष्ट्र की जगह गुजरात में C-295 सैन्य परिवहन विमान के निर्माण को लेकर शिंदे सरकार पर विपक्ष हमलावर है। निवेशकों की राह में कौन बन रहा है रोड़ा? महाराष्ट्र में निवेश करने से क्यों कतरा रही है कंपनियां? इस सवाल को लेकर शिंदे सरकार और उद्धव गुट फिर एक बार आमने सामने। निवेश को लेकर महाराष्ट्र का सियासी पारा हाई हुआ है। महाविकास आघाड़ी ने आरोप लगाया है कि नई सरकार बनने के बाद राज्य से निवेशक पलायन कर रहे हैं। सरकार पर लगे आरोप पर पलटवार करते हुए फडणवीस ने कहा कि विपक्ष समाज में गलत तरह की धारणा फैला रहा है, जिसने 2.5 साल केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना में निकाल दी। को लेकर शिंदे सरकार और महाविकास आघाड़ी के बीच नई सियासी लड़ाई शुरू हुई है। शिंदे सरकार पर महाविकास आघाड़ी ने आरोप लगाया है कि इस परियोजना का गुजरात चले जाना बताता है कि उद्योगों को राज्य में मौजूदा व्यवस्था में कोई विश्वास नहीं। गुजरात के वडोदरा में C-295 का निर्माण किया जाएगा। 30 अक्टूबर को पीएम मोदी ने प्लांट की नींव रखी। इससे पहले ये कंपनी महाराष्ट्र में लगने वाली थी, लेकिन राज्य में माहौल पर सवाल उठाते हुए कंपनी ने महाराष्ट्र की जगह गुजरात को चुन लिया। फडणवीस ने विवाद के बीच दावा किया है कि परियोजना को महाराष्ट्र से ले जाने का फैसला उस समय लिखा गया था जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे। फडणवीस ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा, 2016 में जब से टाटा एयरबस परियोजना की चर्चा शुरू हुई, तभी से मैं टाटा समूह के संपर्क में था। 2019 में सरकार बदलने के बाद जब टाटा समूह ने महाराष्ट्र छोड़ने का मन बनाना शुरू किया। गुजरात के मोरबी में रविवार को जो कुछ हुआ उसने पूरे हिंदुस्तान को हिला कर रख दिया। लेकिन दुनिया के हर हिस्से में कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो किसी और के लिए भले ही सिर्फ एक घटना यानी इंसिडेंट हो, लेकिन जिस पर बीतती है उसके लिए प्रलय से कम नहीं होता। आखिर कैसे एक चूक, एक सनक
कुदरत का जरा सा गुस्सा प्रलय की शक्ल अख्तियार करता है। दुनिया को खबरदार करती ये 10 कहानियां आपको जरूर देखनी चाहिए। गुजरात के मोरबी में मच्छू नदी पर बने पुल पर ये भीड़ देख रहे हैं आप। रविवार की शाम लोग मस्ती के मूड में थे, तभी अचानक जैसे प्रलय ने दस्तक दे दी। एक ही झटके में दाहिने पल्ले के तार टूटे और पुल नदी में समा गया। जो किस्मत वाले थे उनके हाथों में पुल का कोई न कोई हिस्सा जरूर आया, लेकिन 130 से ज्यादा लोगों की सांसों की डोर टूट गई। इतने चिरागों का एक साथ बुझ जाना प्रलय नहीं तो और क्या है। इस हादसे में कितने लोग लापता हुए किसी को सही तादाद नहीं पता है, क्योंकि 143 साल पुराने पुल का मैनेजमेंट संभालने वालों ने सिर्फ रुपए का हिसाब रखा। कितने टिकट बेचे, पुल पर एक साथ कितने लोगों को भेजा, इसका कोई हिसाब नहीं रखा। अपनों का इंतजार कर रहे लोग मच्छू नदी का पानी खंगाल कर लौटने वाली हर रेस्क्यू टीम से पूछताछ कर रहे हैं। अस्पतालों की खाक छान रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है उनके हाथों से उम्मीद का दामन भी फिसलता जा रहा है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल इटावन इलाके में फेमस नाइट स्पॉट पर लोग हैलोवीन फेस्टिवल मना रहे थे। एक सकरी गली में लाउड म्यूजिक बज रहा था, चारों तरफ रौनक थी। कोरोना के चलते आयोजन 2 साल बाद हो रहा था, इसलिए लोग खुश थे। इसी खुशी में लोग लगातार पहुंचते गए और उनकी तादाद करीब 1 लाख तक जा पहुंची। इसी बीच प्रलय ने भीड़ में भगदड़ बनकर एंट्री मार दी और 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। बताया जाता है कि कम जगह में हुए जमावड़े के चलते लोगों का दम घुटा तो किसी ने आवाज लगाई, धक्का मारो। बस इसके बाद कोहराम मच गया। लोगों ने एक तरफ धक्का लगाया तो लोग गिरे, चीख पुकार मची, लेकिन सांसों के लिए संघर्ष कर रहे लोग एक दूसरे को कुचलते हुए आगे बढ़ते चले। भगदड़ की चपेट में आए लोगों में कुछ लोगों को दिल का दौरा पड़ा तो उन्हें सड़क किनारे CPR भी दी गई, लेकिन इटावन की इस गली में देखते देखते मरघट छा गया। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद करीब 2000 लोग लापता थे। फुटबॉल मैच, फैंस और दंगल। तस्वीरें इंडोनेशिया में पूर्वी जावा के मलंग रीजेंसी की, जहां मैच में एक टीम की हार क्या हुई, 170 से ज्यादा लोगों को अपनी जान देकर कीमत चुकानी है। 1 अक्टूबर की रात खचाखच भरे कुंजुरुहान स्टेडियम में परसेबाया सुरबाया और अरेमा फुटबॉल क्लब के बीच मैच था। स्टेडियम में 42,000 दर्शक थे। उपद्रव से बचने के लिए आयोजकों ने परसेबाया सुरबाया के फैंस को एंट्री नहीं दी थी, लेकिन जुनून की शक्ल में मौत स्टेडियम में पहले ही दाखिल हो चुकी थी। जैसे अरेमा क्लब की हार हुई, गुस्साए फैंस ने खिलाड़ियों पर हमला कर दिया। हालात संभालने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े तो भगदड़ मच गई। एग्जिट गेट के पास कुचलकर 34 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद कुछ लोगों ने रास्ते में और कुछ ने अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ दिया। फुटबॉल के मैच में दंगे और भगदड़ पहले भी हुई है, लेकिन इतनी ज्यादा मौतें कभी नहीं हुई थी। भागते लोगों के चेहरे पर इस बदहवासी और सायरन की आवाज का मतलब समझना होगा। तो आसमान में उठते धुएं के इस गुबार को देखिए, जमीन पर मलबे में तब्दील हो चुकी बिल्डिंग को देखिए। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु 29 अक्टूबर को एक के बाद एक 2 धमाकों से दहल हुई। यहां प्रलय दहशतगर्दी बनकर आई। अलग अलग कार बम से शिक्षा मंत्रालय की इमारत को निशाना बनाया गया। इस हमले में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 300 से ज्यादा घायल हो गए। मरने और जख्मी होने वालों में सिर्फ मंत्रालय के कर्मचारी नहीं बल्कि आम लोग भी शामिल हैं। दहशतगर्दों का निशाना बेशक सरकारी इमारत थी, लेकिन आसपास के आशियाने भी तबाह हो गए।
बिस्तर में गड़ा ये कांच बता रहा है कि अगर यहाँ कोई लेटा होता तो जिंदगी से हाथ धो बैठता। काबू से बाहर रफ्तार भी प्रलय मचाती। अफ्रीकी देश केन्या में 24 जुलाई को ऐसा ही हुआ। ये वो बस है जिसकी तेज रफ्तार इसमें सवार 30 से ज्यादा लोगों की मौत की वजह बन गई। यात्रियों से खचाखच भरी ये बस मेरू शहर से राजधानी नैरोबी की तरफ जा रही थी, लेकिन मंजिल तक पहुंचने से पहले ही हाईवे की रेलिंग तोड़कर पुल से नीचे जा गिरी। माना जा रहा है यह हादसा बस के ब्रेक फेल होने की वजह से हुआ। वैसे केन्या की संकरी सड़कों और गाड़ियों की तेज रफ्तार पहले भी इस तरह के हादसों की वजह बनती रही है। उनतीस अक्टूबर 2022 इराक की राजधानी बगदाद की ये तस्वीरें इस बात का सबूत है कि दहशतगर्दी की न कोई हद है न सरहद। बगदाद में फुटबॉल स्टेडियम और कैफे के पास एक गाड़ी को बम लगाकर उड़ा दिया गया। इस धमाके में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि मारे गए लोगों में ज्यादातर फुटबॉल खिलाड़ी थे। जिस जगह गाड़ी में ब्लास्ट किया गया वहां गैराज में एक गैस टैंकर खड़ा था, वो भी इसकी चपेट में आ गया और धमाके का इम्पैक्ट कई गुना ज्यादा बढ़ गया और टैंकर के टुकड़े उड़कर आसपास की रिहायशी इमारतों और फुटबॉल मैदान तक जा पहुंचे। ये चीख पुकार, ये जिंदगी की जद्दोजहद और नजरों के सामने अपनों को लहरों में समाते देखने की बेबसी। जब पानी प्रलय मचाता है तब मंजर ऐसा ही हो जाता है। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की हैं। 9 दिन तक चली आराधना के बाद 6 अक्टूबर को माल नदी में दुर्गा को विदाई दी जा रही थी। देवी की मूर्ति विसर्जित हो रही थी, लेकिन तभी जैसे प्रलय आ गया, अचानक सैलाब आया। कुछ लोग तो जान बचाने में कामयाब रहे, लेकिन करीब 35 लोग देखते देखते प्रचंड लहरों में समा गए। इस हादसे का कारण बना जिला प्रशासन का एक फैसला और पानी की बेकाबू धारा। दरअसल माल नदी में पानी कम था। मूर्ति विसर्जन में किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए प्रशासन ने नदी में पानी बढ़ाने के लिए नहर काट दी। लेकिन जिस जगह से नहर का पानी नदी में गिराया जा रहा था, उसी रास्ते फ्लश फ्लैट भी आ गया और उसके बाद जो हुआ उसे शायद ही कोई भूल पाएगा। बड़ी खबर आपको बता दें पुणे से, जहां के एक मशहूर होटल में आग लग गई। बता दें आपको कि लुल्ला नगर इलाका है जहां पर आग लगी है। आग होटल की 4थी मंजिल पर लगी है। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं जो आग बुझाने की कोशिशें कर रही हैं। पुणे के एक होटल में आग लगी है। पुणे के लुल्ला नगर इलाके में ये होटल जहां की 4थी मंजिल में आग लगी और देखते ही देखते आग की लपटों ने होटल को घेर लिया है और ऐसे में फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं। फायर ब्रिगेड कर्मी आग की लपटों पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर पुणे से आपको बता रहे हैं। तस्वीरों में भी आप वो देख रहे हैं होटल जहां के 4थे फ्लोर पर अचानक आग की लपटें देखी गई। धुएं का गुबार भी उठता हुआ आप देख पा रहे हैं और यहां पर आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं। सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एबीपी न्यूज पर। पुणे के एक मशहूर होटल में आग लग गई। आग होटल के 4थी मंजिल पर लगी और धुएं के गुबार को भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर धुआं उठता हुआ आग की लपटें साफ तौर पर देखी जा सकती हैं और फायर ब्रिगेड कर्मी आग की लपटों पर काबू पाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। मंदार हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मंदार, अभी क्या स्थिति है वहां पर? अभी अग्निशमन दल की तरफ से, फायर ब्रिगेड की तरफ से ये आग बुझाने का काम जारी है। साथ ही इस होटल में जो वेटर और बाकी कर्मचारी जो अंदर थे उनको भी बाहर निकाला गया है और ये जानकारी भी मिल रही है कि इस होटल में फिलहाल कोई फंसा हुआ नहीं है। ऐसी जानकारी स्थानीय प्रशासन की तरफ से दी जा रही है, लेकिन आग अभी भी बड़ी है। अभी 4 दमकल विभाग की गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं जो आग बुझाने का काम कर रही है।
लेकिन और गाड़ियां भी मंगाई गई हैं जिससे आग जल्दी से जल्दी बुझाई जाए। मंदार, किस समय आग लगने की सूचना मिली और कैसे आग लगी होगी, क्या कहा जा रहा है इस बारे में? ये आग तकरीबन पौन घंटा हुआ ये आग की सूचना दमकल विभाग को मिली थी। इसके बाद दमकल विभाग ने वहां पर पहुंचकर आग बुझाने की कोशिश शुरू की। अंदेशा ये है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी होगी। पुणे के लुल्ला नगर एरिया में ये होटल है, 4 मंजिला होटल है और बड़ा फेमस होटल है। और इस होटल के ऊपरी मंजिल पर सबसे पहले आग लगी और उसके बाद ये आग जो है वो बाकी होटल में भी फैल गई और इस वजह से ये आग बुझाने में थोड़ी दिक्कत आ रही है दमकल विभाग को। इस वजह से और ज्यादा गाड़ियां भी यहाँ पर मंगाई गई है। मंदार, आप बने रहिए हमारे साथ, तस्वीर दर्शकों को दिखा रहे हैं पुणे का ये मशहूर होटल लुल्ला नगर इलाके में, जहां के 4थे फ्लोर पर आग लगी हुई है। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं आग लगने की सूचना करीब पौने घंटे पहले फायर ब्रिगेड को दी गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां पहुंची। आग की लपटों पर काबू पाने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं, लेकिन हो सकता है कि कुछ और गाड़ियों को भी यहाँ पर फायर ब्रिगेड की कुछ और गाड़ियों को भी बुलाना पड़ जाए। जिस तरह से यहाँ पर आग लगातार बढ़ती जा रही है। राहत की बात यह है कि जो दावा किया गया है होटल मैनेजमेंट की ओर से कि पूरे होटल को खाली करा लिया गया है, स्टाफ और तमाम जो लोग रह रहे थे उन्हें वहां से बाहर निकाल लिया गया है। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, पुणे की ये तस्वीरें हैं जहां पर लुल्ला नगर इलाके में ये भीषण आग लगी है। दमकल की 4 गाड़ियां इस वक्त मौके पर मौजूद हैं, हालांकि कुछ और गाड़ियां भी पहुंच सकती हैं ताकि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाया जा सके। और हमारे सहयोगी लगातार हमें बता रहे थे कि इस आग ने भीषण रूप ले लिया है और आसपास के इलाके को भी अपनी जद में ये ना ले, इस बात का ध्यान रखते हुए तमाम गाड़ियां इस वक्त दमकल विभाग की जो टीम्स हैं वो पहुंची हुई हैं और आग बुझाने का काम किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मंदार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मंदार, दावा जरूर होटल की तरफ से किया गया है, मैनेजमेंट की तरफ से, कि सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, होटल खाली है। अभी क्या स्थिति है वहां पर? ये होटल के जो अंदर फंसे लोग हैं उनको बाहर निकाला गया है, लेकिन ये जो आग है वो और ऊपरी जो हिस्से हैं होटल के उसकी तरफ भी बढ़ रही है। इसकी वजह से दमकल विभाग की कोशिश यह है कि आग फैलने से रोकी जाए, क्योंकि ये बड़ी इमारत है। होटल एक हिस्सा है इस इमारत का और बाकी हिस्से में भी अगर ये आग फैली तो और ज्यादा नुकसान हो सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस इमारत में जो लोग थे उनको बाहर निकाला गया है, ऐसा दमकल विभाग की तरफ से कहा जा रहा है। स्थानीय प्रशासन भी ये कह रहा है, लेकिन ये जो बात है दमकल विभाग की तरफ से जो कही जा रही है उसको पड़तालना होगा, उसकी पड़ताल करनी होगी कि सच में कोई अंदर नहीं फंसा है, क्योंकि ये आग जो है वो अभी बढ़ती जा रही है और दमकल विभाग की और गाड़ियां, जैसे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर पहुंच रही है मौके पर और पहुंचने के बाद और ज्यादा गाड़ियां ये आग बुझाने का काम शुरू करेंगी। मंदार, आप नजर बना के रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।